लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बसपा की बड़ी तैयारी है। 2024 के लिए हर मंडल से 10-10 नाम का पैनल तैयार करा रही है बसपा। मंडल से आने वाले नामों के आधार पर क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। मायावती पैनल से बातचीत करके लोकसभा में पार्टी के हालात को जानेंगी, परखेंगी। प्रभारियों को रोजाना 4 से 5 छोटी छोटी बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। हर एक बैठक की तस्वीर बसपा मुख्यालय को भेजने के निर्देश है। बसपा में समाज के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना है। जिन क्षेत्रों में पार्टी को छोड़ करके बड़े नेता गए हैं, वहां उसी बिरादरी के लोगों को बढ़ावा देने की भी कोशिश है, रणनीति है, ये बात सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झांसी से आई खबर की। बेकाबू ट्रक ने 2 बच्चों को कुचल दिया है। हादसे में दोनों बच्चों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। सर्विस रोड पर ये दोनों बच्चे बैठे थे। नींद आने की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ड्राइवर की गलती 2 मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। दोनों बच्चों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। ये सर्विस रोड पर बैठे हुए थे और ड्राइवर को झपकी आई। आगरा से खबर है, कारोबारी की पत्नी की बेरहमी से हत्या का मामला। कारोबारी की बेटी के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा है। व्यापारी की पत्नी की चाकुओं से गोद करके हत्या का मामला सामने आया है। आगरा के सिकंदरा इलाके में हत्या से हड़कंप है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आगरा पुलिस लगी हुई है। बड़ी खबर, उन्नाव में हादसे को दावत देती रोडवेज बस की खबर है। रोडवेज बस की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। रस्सी से गियर बांध करके बस को चलाया जा रहा है और ये वीडियो वायरल है। गियर को कपड़े की रस्सी से बांध करके यात्री पकड़ रहे हैं। ये हाल है रायबरेली जाने वाली बस का, जहां से ये वीडियो सामने आया है। देखिए, हाथ से रस्सी छूटते ही बड़ा हादसा हो सकता है और ये हाल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। देखिए जरा, ये वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है, लेकिन 1-2 नहीं, इतनी सारी जिंदगियों को इस बस में बिठा करके किस सुरक्षा के मद्देनजर आगे बढ़ रहा है, ये सफर आगे कैसे चल रहा है, अंदाजा लगाइए आप। ये वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं। रायबरेली का ये की तरफ जाने वाली बस बताई जा रही है। टूटे गियर की जगह खतरनाक जुगाड़ करके काम चलाया जा रहा है, लेकिन अगर ये जुगाड़ फेल हो जाता है तो कितनी जिंदगियों पे भारी पड़ेगा, इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? क्या ये तस्वीरें रोडवेज के हालात को बयां करने के लिए काफी नहीं है? ये देखिए आप, उन्नाव से ये वीडियो बताया जा रहा है, वायरल वीडियो है ये। एबीपी गंगा पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो को साझा करा जा रहा है। किस तरीके से कपड़े की रस्सी से पीछे वाले शख्स ने गियर को पकड़ रखा है, जहां से रफ्तार क्या होगी बस की, उस गियर का ये हाल है, वो टूटा हुआ है। एबीपी गंगा सवाल करना चाहता है, आखिरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के क्या डिपो बस से भेजने से पहले बसेस को चेक नहीं किया जाता है? ये फिटनेस है बसेस की? अगर ये फिटनेस है तो क्या ये चलने लायक है? बस की गियर खराब है तो डिपो से उसे क्यों निकाला गया? इसमें बिठा करके लोगों को क्यों ले जाए जा रहे हैं? कोई बड़ा हादसा हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसकी जवाबदेही होगी? रोडवेज बस की गियर खराब होने पर ठीक क्यों नहीं कराया गया? मान लीजिए कोई ना बैठा हो इस बस में, तो भी क्या ड्राइवर और ये पीछे बैठे शख्स की जिंदगी नहीं है? और फौरन क्यों नहीं रोका गया? इसका संचालन क्यों किया जा रहा है? चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष गौड़ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, जरा समझाएं इस वायरल वीडियो को लेकर के क्या पुष्टि हो रही है और कितने लोग पीछे इस बस में बैठे थे या इसे ठीक कराने के लिए ले जाया जा रहा था? इसकी डिटेल्स क्या है? ये आपको बता दें, ये उन्नाव से जो बीगापुर और रायबरेली मार्ग है, वहाँ का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। ये अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई कि इसमें कितने लोग बैठे हुए थे, लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि एक जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति गियर को जो कपड़े की रस्सी से बांधकर पकड़े हुआ है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकल के आता है कि ये जो गियर है वो खराब था, जो इस वजह से उसको जुगाड़ के तहत रस्सी से बांध के रखा गया था। जी, तो क्या ऐसी बसें चल रही हैं? क्या फिटनेस है? कौन देख रेख करता है? अमूमन क्या व्यवस्थाएं होती हैं? अगर कोई बस खराब होता है, मान लीजिए शटडाउन हो, ये बस खराब हो गई हो, इसे ठीक कराने ले जा रहे हो, तो क्या ऐसे ही ले जाने की व्यवस्था होती है या डिपो पर ही आकर के मैकेनिक ठीक करता है?
नहीं, वैसे तो जब बस खराब होती तो उसको टोल करके ले जाया जाता है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें जुगाड़ के तहत जो गियर है उसको रस्सी से बांधकर जो ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ शख्स है वो बिल्कुल आशीष, ऐसे ऐसे जुगाड़ कितनी भारी जिंदगियों पर पड़ जाते हैं। वो भी खबरें और तस्वीरें हम एबीपी गंगा पर भी दिखाते हैं, लोगों के सामने आती है, लेकिन उससे बचने के लिए पहले से ही अगर प्रिकॉशन लिया जाए उससे बेहतर है कि इन तस्वीरों पर संज्ञान लेकर के एक्शन लिया जाए ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। संजीव जीवा हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में संजीव जीवा के हत्या के आरोपी का खुलासा सामने आया है। नेपाल से जुड़ रहे हैं शूटर विजय यादव के तार। नेपाल के माफिया अशरफ से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। विजय यादव के माफिया अतीक के दोस्त अशरफ ने दी थी 20 लाख की सुपारी, ये बात भी सामने आई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अशरफ के भाई को जेल में जीवा परेशान करता था। जीवा को रास्ते से हटाने के लिए 20 लाख में डील कर दी गई। काम से पहले विजय को 5,000 रुपए दिए गए और रिवॉल्वर दी गई। लखनऊ पहुंचने पर अशरफ के गुर्गों ने पनाह दी। अशरफ के गुर्गों ने पनाह देकर रेकी भी कराई, सारी जानकारी मुहैया कराई और कुछ दिन पहले नेपाल गया था, जहां विजय ने अशरफ से मुलाकात की। अशरफ ने उसे बताया कि उसका भाई अतीफ लखनऊ जेल में है, जीवा बहुत परेशान कर रहा है और जीवा को रास्ते से हटाने के लिए 20 लाख की डील की है। काम से पहले 5,000 मिलेंगे, रिवॉल्वर मिलेगी और लखनऊ पहुंचकर अशरफ के गुर्गे विजय को पनाह देकर के रेकी कराते, उसकी मदद करते हैं। ये बात भी सामने आ रही है। पुलिस पूछताछ में कई बातें निकल करके सामने आई है। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी है कि विजय यादव से जब पूछताछ हो रही है तो एक एक करके जब परतें खुल रही हैं तो चौंकाने वाले खुलासे, जहां नेपाल से तार जुड़ता नजर आ रहा है। नेपाल में अशरफ है, अशरफ का भाई लखनऊ जेल में बंद है और किस तरीके से ये पूरी कहानी परत दर परत सामने आने को है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का लखनऊ से और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लखनऊ में कौन बंद भाई है जो नेपाल से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। शैलेश, ये नेपाल का अशरफ कौन है, इनके बारे में क्या बैकग्राउंड है, समझाएं जरा। बिल्कुल, देखिए श्रीलता, देखिए इस पूरे मामले में हालांकि कल रात में ही जो शूटर था उसको अस्पताल से छोड़ा गया, लेकिन पुलिस लगातार जब अस्पताल में था ये वैसे जानकारियां जुटाने की कोशिश में लगी हुई है लगातार, और उसी के तहत ये कुछ जानकारियां देखिए सोर्सेज से निकलकर फिलहाल सामने आई हैं। अभी तो देखिए शुरुआत है ये पूछताछ के, आगे तमाम और कड़ियाँ, तमाम और खुलासे बाकी है। जो अब तक की जानकारी सोर्सेज से आ रही है वो ये कि जब विजय यादव से पूछताछ हुई तो ये पता चला कि उसको नेपाल बुलाया गया था कुछ दिन पहले। कुछ समय पहले जब वो नेपाल जाता है वहाँ पर एक अशरफ नाम के आदमी से मिलता है। इस अशरफ का परिचय जो है फिलहाल इतना सामने आया है कि ये जो माफिया अतीक अहमद था उसका दोस्त है, उन दोनों का आपस में कनेक्शन था। अब अशरफ जो है वो 20 लाख रुपए की सुपारी इस बात के लिए देता है कि उसका जो कहना था शूटर के मुताबिक कि जीवा जो है वो जेल में अशरफ के भाई अतीफ जिसका नाम है उसको परेशान करता है। ऐसे में 20 लाख रुपए में डील होती है ये कि 20 लाख रुपए मिलेंगे जाकर उसको मारने के लिए, और पूरी रैकी जो थी उसके लिए व्यवस्थाएं पूरी मुहैया कराई जाती हैं यहाँ पर शूटर को। शुरुआत में शूटर को सिर्फ 5,000 रुपये देने की अभी देखिए बात सामने कि सिर्फ 5,000 रुपये और एक पिस्टल दी जाती है आधुनिक, और उसके बाद में उसे लखनऊ में रहने का ठिकाना, यहाँ पर रैकी की व्यवस्था, ये सारे इंतज़ाम करा दिए जाते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर जो ये पूरा हत्याकांड था सबके सामने उसको अंजाम दिया जाता है। अब पुलिस जो है इसके और जो तार हैं, उनके जो और कनेक्शंस हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज़ आप अगर देखिए इस पूरे मामले में जीवा हत्याकांड में, तो देखिए अभी पूछताछ और तेज अब हो पाएगी क्योंकि कल रात में ही अस्पताल से डिस्चार्ज करके शूटर को जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस जो है अपनी पूछताछ को और आगे बढ़ाएगी और तमाम जानकारियां, लेकिन क्या ये बात मानने योग्य है कि कोई उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आकर के 5,000 रुपए लेकर के ये सोचे कि कोर्ट रूम में किसी को मार देगा तो उसे बाकी के 20 लाख मिलने वाले हैं? ये इस पर भरोसा कितना किया जा सकता है और किस तरीके से विजय यादव ने किया, ये जांच के बाद परतें सामने आएंगी। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। कल हुई सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि पायल माहेश्वरी को गिरफ्तारी से संरक्षण न प्रदान किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पायल माहेश्वरी के वकील से पूरी डिटेल मांगी है, विस्तृत हलफनामा कोर्ट में दायर करने की बात कही है और आज इसी पर सुनवाई होगी।
दरअसल पायल माहेश्वरी के ऊपर भी गैंगस्टर का आरोप है, उसे लेकर के अपनी गिरफ्तारी का डर है, उन्होंने ये बात जाहिर की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में पायल माहेश्वरी ने खुद की गिरफ्तारी के बाद जान का खतरा बताया है, सेफ्टी कंसर्न बताया है, इसे लेकर के वो अपनी गिरफ्तारी से बचना चाहती है। उनको लगता है कि गिरफ्तार होने के बाद पुलिस कस्टडी में वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो किस मामले में पायल माहेश्वरी पर सुनवाई हुई, इसकी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, संजीव जीवा की पत्नी पायल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होती है। पायल माहेश्वरी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की है। गैंगस्टर एक्ट में पायल माहेश्वरी फरार चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कल पायल के वकील से एक हलफनामा मांगा, डिटेल्स मांग ली। और 2021 में पायल माहेश्वरी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है। 2017 की अगर आप बात करें तो मुजफ्फरनगर सदर सीट से विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। और कुल मिलाकर के अब पायल माहेश्वरी को गिरफ्तारी के बाद जान का खतरा सता रहा है। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का और जानकारी लेते हैं कि कल की सुनवाई के बाद आज जब ये विस्तृत हलफनामा दायर करने की बात कोर्ट ने कही है, इसे लेकर के किस तरीके की इनसाइड अपडेट है, कैसा इनपुट है, अविनाश के पास ज्यादा जानकारी है। अविनाश। जी देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो जिस तरीके से संजीव जीवा की जो पत्नी है पायल माहेश्वरी, उसे अपनी गिरफ्तारी का डर लगातार सता रहा है और यही कारण है कल उसने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए याचिका दायर की थी, यानी कि उसे गिरफ्तार फिलहाल न किया जाए। उसने याचिका में तर्क दिया था कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पति संजीव जीवा की तरह ही उसकी भी हत्या की जा सकती है। लेकिन इसकी मुखालफत पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो वकील थी गरिमा प्रसाद, उन्होंने साफ तौर पर की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पायल माहेश्वरी को किसी भी तरीके का संरक्षण प्रदान न किया जाए और किसी भी तरीके से कोई जान का खतरा उनको नहीं है। क्योंकि उनके खिलाफ अगर बात करें तो गैंगस्टर एक्ट लगा है, तमाम सारे अन्य मामले भी दर्ज हैं। तो अगर पुलिस को लगता है कि उनको गिरफ्तार करके तमाम तरीके से पूछताछ करनी चाहिए तो यह पुलिस को देना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पायल माहेश्वरी की जो वकील है उनसे विस्तृत हलफनामा मांगा है कि किस तरीके से जान का खतरा है, क्या कुछ कारण है और किस तरीके से उनको ये तमाम सारी चीजें लग रही है। इसके बाद कल 2 बजे तक का समय दिया गया था उनके वकील को कि अपना विस्तृत हलफनामा कोर्ट के अंदर जमा करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी हलफनामा दिया जा सके और इस पर कल सुनवाई की जा सके। पायल माहेश्वरी के वकील ने विस्तृत हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है, जिस पर आज सुनवाई होगी और आज इस बारे में बहस होगी कि आप पायल माहेश्वरी को गिरफ्तारी से बचने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए या नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो वकील है वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई संरक्षण पायल माहेश्वरी को न दिया जाए और पुलिस को जो उचित लगता है वो यथोचित कार्यवाही करे। तो इस मामले में पूरे मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे के बाद फिर से सुनवाई होगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी समर वेकेशन चल रहा है, जो समर वेकेशन की स्पेशल बेंच है वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और आज 12 बजे के बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी, जिसमें पायल माहेश्वरी के जो वकील वो बताएंगे किस तरीके से उनकी जान को खतरा है और क्यों वो गिरफ्तारी से बचना चाहती है, क्यों गिरफ्तारी नहीं देना चाहती हैं। इसके बाद फिर अगर बात की तो उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। बिल्कुल, और देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट का रुख क्या रहता है। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के दूसरे प्रशिक्षण शिविर की आज से शुरुआत है। सीतापुर के नैमिषारण्य में सपा का ये प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू होगा। 2024 चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने का ये मकसद है। प्रशिक्षण के पहले दिन की कमान सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव संभालेंगे। कल प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। यहाँ सपा के 5000 कार्यकर्ता अपने प्रशिक्षण करके भाजपा के सामने मुकाबला करने के लिए तैयार करे जाएंगे, उन्हें ट्रेन किया जाएगा। इससे पहले लखीमपुर खीरी में देवकली से तस्वीरें आई थी, किस तरीके से शिविर चला था हमने आपको दिखाया था। और अब नैमिषारण्य, जिसे नैमिष धाम कहा जाता है, वहां से भी तस्वीरें आएंगी। आज आगाज है। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव कमान संभालने वाले हैं। लेकिन लोकेशन में बहुत कुछ रखा है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में हमने देवकली देखा और अब सॉफ्ट हिंदुत्व से बनेगी बात क्या, क्योंकि नैमिष धाम में हो रहा है इस बार। नैमिषारण्य में सपा का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। प्रशिक्षण शिविर में 5000 लोग मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ हवन पूजन किया जाएगा। हवन पूजन करने के लिए 151 वेदी का निर्माण किया गया है। पार्टी की जीत के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की जाएगी। हवन पूजन के बाद ललिता देवी मंदिर भी जाने का प्लान है। तो क्या नैमिष धाम से जीत वाला मंत्र मिल जाएगा?
प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कमेटी सदस्य होंगे। प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे वरिष्ठ नेता। हर बूथ के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जानी है। चुनाव में जीत का मंत्र दिया जाना है। मतदाता सूची सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट है अगर देखा जाए। यही ट्रेनिंग दी जा रही है जहां पर किस तरीके से मतदाताओं का वेरिफिकेशन हो और किस तरीके से जोड़ करके देखा जाए। आइए हम आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी रतीश रिपोर्ट करेंगे पूरे दिन इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को। उनसे जानकारी लेते हैं कि वो जब पहुंच चुके हैं या फिर वो इस बारे में जानकारी जुटा चुके हैं। आज शुरू होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर की किस तरीके की रूपरेखा है, अगर आप ग्राउंड पर हैं तो तस्वीरों के साथ दिखाएं, समझाएं रतीश। बिल्कुल कहा जाए कि नैमिषारण में मैं मौजूद हूं और जिस जगह आज समाजवादी पार्टी का यह प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। चूँकि मीडिया की एंट्री यहां से आगे नहीं है, बैन है, इसलिए ये गेट है जिस गेट से आज तमाम समाजवादी पार्टी के नेता अंदर जाएंगे और उन समाजवादी पार्टी की विचारधारा बढ़ाने वाले बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारियों को वो गुरु मंत्र देंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 की जो बड़ी चुनौती है उसे कैसे पार किया जाए। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जा रही है। हमने देखा लखीमपुर के देवकली के बाद सीतापुर का धार्मिक स्थल, हिंदुओं की आस्था का बड़ा स्थल है नैमिषारण्य। आज यहाँ पर बड़ी बैठक प्रशिक्षण शिविर, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया है और 5000 के आसपास ये संख्या होगी, जिसमें सांसद, पूर्व सांसद के अलावा ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, विधायक, पूर्व विधायक, तमाम बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और कोशिश कवायद ये है कि कैसे एक एक चीज़ को जो सीखा गया है विभिन्न चुनावों में, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और हाल में निकाय चुनाव में, कैसे मतदाता सूची को लेकर के आगे काम कर रहा है। बड़े सवाल उठाए गए, उन सभी कमियों को दूर करते हुए 2024 की चुनौती को कैसे पार कर रहा है समाजवादी पार्टी ने, इसके लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया है। लखीमपुर के प्रशिक्षण शिविर के बाद 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। 10:15 बजे का वक्त है जब ये प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। 5 बजे शाम को आज खत्म होगा। आज वो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर 10:15 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। एक बात विशेष है, जो पूजा विधि और ये कहा जाए कि विधि विधान से इन कार्यक्रमों का और प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत की जा रही है, तो ये बड़ी गौर करने वाली बात है। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर और ऐसी जगहों का चयन किया जा रहा है प्रशिक्षण शिविर के लिए जो हिंदू आस्था का केंद्र मानी जाती है। नैमिषारण्य के बारे में यही कहा जाता है, बड़ा आस्था का केंद्र है और 100 से 200 मीटर की दूरी पर नैमिष धाम है, जहां पर इस मैदान पर प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। लेकिन एक बात और गौर करने वाली बात है कि मीडिया को बाहर रखा गया है, बैन किया गया है फिलहाल, यानी तमाम जो निर्देश दिए जाएंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा वो गोपनीय तरीके से रखने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी ही रणनीति पर काम कर रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी रणनीति काम करती आई है। वहाँ भी सब कुछ गोपनीय तरीके से काम किया जाता है बैठकों में, और समाजवादी पार्टी भी इसी तरीके की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन लक्ष्य लोकसभा का है, बड़ा लक्ष्य है, बड़ा चुनाव है 2024 का, कैसे भारतीय जनता पार्टी से पार पाना है, इसको लेकर के आज यहाँ पर बूथ अध्यक्ष जुटे हैं, सेक्टर प्रभारी जुटे हैं। तमाम बीजेपी आइडियाज कॉपी कर लेगी, हमारे आइडियाज को जान लेगी, इसीलिए मीडिया की दूरी बना करके रखेंगे, सीक्रेटली बताएंगे, ट्रेन करेंगे। अब देखना यह है कि इस ट्रेनिंग का असर कितना दिखाई देगा। फिलहाल तो तस्वीरों पर नजर बनी रहेगी, पूरे दिन हलचल भी बनी रहने वाली है नैमिष धाम में। शुक्रिया रतीश जानकारी और तस्वीरों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।